हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 2 पढ़ने से पहले मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो प्यार आपने सफल स्टेप्स को दिया है वो आगे भी बनाए रखें। लेकिन अब जब आप लोग हमें नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर हमारे बढ़ते हैं, जब आप हमें लाइक करते हैं, जब आप हमें अच्छे कमेंट करते हैं तो हमें और अच्छा करने का मोटिवेशन मिलता है। और आप विश्वास रखिए कि हम कंटिन्यूअसली दिन रात मेहनत करके और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल को मोटिवेट करते रहिए, हमारा सपोर्ट करते रहिए और हम एक से एक अच्छी जानकारियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में आपको बताया, जो हमें सर्वे पढ़ने से पहले जानना ज़रूरी था। अगर हमारे वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम सर्वे को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। मैंने आपको बताया कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है। मैंने आपको बताया कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीएसडीपी क्या होता है। मैंने आपको ये बताया कि बेस ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है, मार्केट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने वहीं पे आपको बताया कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन क्या कहलाता है और इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं राजस्थान की इकोनॉमी का वृहद आर्थिक परिदृश्य, मैक्रो ओवरव्यू या मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्या है राजस्थान में। बेसिकली इस चैप्टर में या इस श्रृंखला में हम लोग ये जानेंगे कि पिछले साल राजस्थान की अर्थव्यवस्था ने ओवरऑल कैसा परफॉर्म किया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था का पिछले साल जो साइज़ रहा, आकार रहा, वो कितना रहा। देखिए, किसी भी राज्य की या किसी देश की अर्थव्यवस्था का आकार हम लोग उसकी जीडीपी से कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी देश के लिए होती है और अगर वही जीडीपी स्टेट के लिए कैलकुलेट की जाए तो उसको हम जीएसडीपी कहते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। अगर परिभाषित करना हो तो बेहद आसान है। एक फाइनेंशियल ईयर में एक राज्य के निवासियों के द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं का उत्पादन होगा उनका मूल्य उस राज्य की जीएसडीपी कहलाता है। बेहद आसान है। कहने का मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे स्टेट में इस साल कितना कुल मिला के प्रोडक्शन हुआ। चाहे वो जैसे राजस्थान की बात करें तो जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं वो राजस्थान में रह के प्रोडक्शन कर रहे हैं। भले ही वो राजस्थान के हों, भले ही वो हरियाणा के हों, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे गुजरात के हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उन्होंने प्रोडक्शन राजस्थान की धरती पे किया है तो हमारे जीएसडीपी में काउंट हो जाएगा। इससे हमें पता क्या चलता है, इस साल जितना नया प्रोडक्शन हुआ इसका मतलब हमारी जो इकोनॉमी पिछले साल थी उसमें इतना नया एडिशन हो गया। मतलब अगर पिछले साल हमारी इकोनॉमी 100 रुपये की थी और इस बार 10 रुपये का नया प्रोडक्शन हुआ तो अब की बार हमारी इकोनॉमी का साइज़ बढ़ के कितना हो गया, 110 रुपये। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन चलती है। हमारी इकोनॉमी का जो एस्टिमेटेड साइज़ रहा 2020-21 में वो रहा 9.58 लाख करोड़, 9.58 लाख करोड़। इसको याद कर लेना है आपको। और हर साल होता यह है कि इकोनॉमी का साइज़ समय के साथ में बढ़ता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो इकोनॉमी का साइज़ भी बढ़ेगा। लेकिन पिछले साल ऐसा नहीं हुआ। पिछले साल इकोनॉमी का साइज़ बढ़ने की बजाय और उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, संकुचन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन का मतलब होता है तुलनात्मक रूप से साइज़ कम हो जाना। वो संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन देखिए आप कितना रहा, 6.61%। अब ये फिगर्स जो हैं ये आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर आप ये याद नहीं करेंगे तो हो सकता है एग्ज़ाम के एंगल से बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव टाइप में ये सवाल आए, ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। बट भूला भटका भी सवाल पूछ लिया जाए तो हम 1 नंबर को या 2 नंबर को क्यों छोड़ें। और जो बच्चे आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये ज़रूरी है याद करना, क्योंकि जब आप डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखते हैं तो इन आंकड़ों के बिना क्वेश्चंस में वजन नहीं डाला जा सकता। क्वेश्चन में बाहर डालने के लिए आंकड़े ज़रूरी हैं। मैंने बहुत छांट के सिर्फ वही आंकड़े रखे हैं जो बेहद ज़रूरी हैं। बिना मतलब की लंबी लंबी टेबल्स या पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे उतार के नहीं दिया है। तो छोटी छोटी चीज़ें इनको याद रखना पड़ेगा। तो हमारी इकोनॉमी का साइज़ पिछले साल घट के कितना रह गया, 9.58 लाख करोड़। और पिछले साल के कंपैरिजन में इसमें कितनी कमी आई, 6.61% की। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये भारत की अर्थव्यवस्था का कितना है, 4.92%। इसका मतलब है भारत की जीडीपी जो है अगर वो 100 रुपये है तो उसमें राजस्थान का हिस्सा कितना बनता है, 4.92%। मतलब हम पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लगभग 5% के बराबर हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीएसडीपी के लिए बेस ईयर कौन सा है। मैंने पिछली क्लास में आपको बेस ईयर का कॉन्सेप्ट बताया था कि बेस ईयर वो वर्ष है जहाँ से हम अपने देश की अर्थव्यवस्था की तुलना करते हैं। तो अगर स्टेट की अर्थव्यवस्था की तुलना करेंगे तो जीएसडीपी का बेस ईयर कहलाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो जीडीपी का बेस ईयर कहलाएगा। ये बेस ईयर कौन सा है, 2011-12। और ये जो प्रश्न है ये कई बार, एक बार नहीं कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जीएसडीपी का बेस ईयर कौन सा है, तो वो आपको ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद
बेस ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, याद रख लीजिए 11-12 है। उसके बाद हमने एक टर्म पढ़ा था जिसका नाम था ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, सकल स्थायी पूंजी निर्माण। इसका मतलब होता था कि जो हमारी कुल जीडीपी या जीएसडीपी है उसका कितना भाग इस साल निवेश में चला गया। ये फिगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं, फिगर ना याद रहे तो परसेंटेज याद कर लीजिए, उससे भी आपका काम बन जाएगा। फिगर कितनी है हमारी? फिगर है 2,71,696 करोड़। तो हमारी जो पिछले साल की जीएसडीपी रही उसमें से 2,71,696 करोड़ जो है वो हमारा नया इन्वेस्टमेंट के रूप में गया। याद ना रहे तो ये याद कर लीजिए कि हमारी जीएसडीपी का 27.20%, 27.20% जो है वो हमने इन्वेस्टमेंट में डाला। और पिछले साल के कंपैरिजन में ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? पिछले साल के कंपैरिजन में ये 2.67% ज़्यादा है। तो इतनी बातें आपको याद कर लेनी है। तो आइए एक नज़र डालते हैं हम लोग कि इस साल हमारे जीएसडीपी के आंकड़े कितने रहे। हमारे जीएसडीपी के आंकड़े अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जीएसडीपी की कैलकुलेशन या जीडीपी की कैलकुलेशन हम दो मूल्यों पे किया करते थे। एक का नाम होता था वर्तमान मूल्य और एक का नाम होता था स्थिर मूल्य। वर्तमान मूल्य का मतलब होता था वो प्राइस जो आज चल रहा है, जिसको हम बाजार मूल्य या मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आज जो महंगाई का स्तर चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, वो इसमें जुड़ा हुआ है। तो अगर आज के प्राइस लेवल की बात करें तो हमारी जीडीपी आती है 9.58 लाख करोड़, 9,58,000 करोड़। और अगर हम इसी को कांस्टेंट प्राइस के ऊपर निकालें, स्थिर मूल्य पे निकालें, स्थिर मूल्य का मतलब होता है वो प्राइस जो बेस ईयर में थे, तो बेस ईयर के आधार पे निकालें तो कितना आता है? 6.43 लाख करोड़। हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी भी देश में मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, तो जिन देशों में इन्फ्लेशन होती है वहाँ पे स्थिर मूल्य पे जीडीपी हमेशा कम आएगी और वर्तमान मूल्यों पे अधिक आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका करंट प्राइस है वो कैसे कैलकुलेट होता है? करंट प्राइस बराबर हमेशा ऐसे ही कैलकुलेट होगा, स्थिर मूल्य या कांस्टेंट प्राइस प्लस में महंगाई प्लस में मुद्रास्फीति। तो यही फॉर्मूला है। तो क्योंकि स्थिर मूल्य में महंगाई एक्स्ट्रा जुड़ जाती है इसलिए हमेशा ज़्यादा होता है। अब इन दोनों में ही पिछले साल कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से दोनों में ही संकुचन हुआ। संकुचन का परसेंटेज देखिए, कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ वो अगर स्थिर मूल्य के आधार पे निकालें तब तो हुआ 6.61% और वर्तमान मूल्यों पे निकालें तो कितना हुआ? 4.11%। अब आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जब आपने पिछली थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको बताया, तो जब मैंने आपको बताया कि जीएसडीपी की वैल्यू कितनी है तो मैंने बताया 9,58,000 करोड़ और संकुचन बताया तो संकुचन बताया 6.61। इसका मतलब जीडीपी का आकार लिया गया है, अर्थव्यवस्था का आकार लिया गया बाजार मूल्य के आधार पे और उसका जो संकुचन लिया गया है वो लिया गया है स्थिर मूल्य के आधार पे। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो अच्छे से पढ़ें उसको। एग्जामिनर आपसे स्थिर मूल्य की बात कर रहा है या एग्जामिनर आपसे बाजार मूल्य की बात कर रहा है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना रखें। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से देख लीजिए। अब हम लोग आगे बात करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है पर कैपिटा इनकम। ये पर कैपिटा इनकम क्या है, इसको हमें बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम समझाता हूँ। देखिए, इसको हम लोग पीसीआई भी बोलते हैं। पीसीआई को अगर हम लोग पूरा नाम बोलेंगे तो पर कैपिटा इनकम हो गया, हिंदी में बोलेंगे तो ये प्रति व्यक्ति आय बन जाता है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? आपने सुना तो कई बार होगा कि हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय घट रही है, बढ़ रही है, या प्रति व्यक्ति आय से हम लोग गरीबी का अनुमान लगाते हैं। है क्या आखिर ये? बहुत आसान, बेहद सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए, एक बार हम लोग प्रति व्यक्ति आय को छोड़ देते हैं। मान लेते हैं कि किसी परिवार में 4 लोग हैं और उन 4 में से 3 लोग कमाते हैं और एक आदमी नहीं कमाता, लेकिन टोटल लोग कितने? 4। ये जो 3 कमाते हैं ये भी बराबर बराबर पैसे नहीं कमाते। इनमें से एक ऐसा है जो कमाता है महीने के 10,000 रुपये, एक ऐसा है जो महीने के कमा लेता है 20,000 रुपये और एक और ऐसा है जो महीने के कमाता है 30,000 रुपये। तो इस तरह से ये अलग अलग पैसे कमाते हैं और चौथा कितने कमाता है? ज़ीरो। अब अगर मान लीजिए कि इन चारों की व्यक्तिगत आय पूछी जाए, इंडिविजुअल इनकम पूछी जाए, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि पहले की 10, दूसरे की 20, तीसरे की 30, इन सबको अगर हम जोड़ लें तो इससे परिवार की इनकम निकल आएगी। तो आइए सबको जोड़ लेते हैं। इन सबको मैंने जोड़ा, सबको जोड़ने से परिवार की इनकम आ गई 60,000 रुपये। अब पूरे परिवार की इनकम 60,000 है और परिवार में सदस्य कितने हैं? 4। तो अगर परिवार की कुल कमाई को, टोटल कमाई को अगर मैं परिवार की टोटल कमाई को अगर मैं परिवार के सदस्यों की संख्या से भाग दे दूं तो एक सदस्य की औसत कमाई आ जाएगी। औसत कमाई कितनी निकलेगी? 15,000 रुपये।
यही सेम काम, एग्जैक्टली सेम काम हम देश के साथ या राज्य के साथ भी करते हैं। सबसे पहले हम पूरे राज्य की इनकम निकाल लेते हैं और राज्य की इनकम कहलाती है हमारी जीडीपी। जीडीपी बोल सकते हैं, जीएसडीपी बोल सकते हैं, ये निकाल लेते हैं। इसके बाद हम इसको भाग दे देते हैं हमारे राज्य की पॉपुलेशन से या जनसंख्या से। जब राज्य की कुल आय को राज्य की जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो आंसर हमारे पास आता है वो आता है प्रति व्यक्ति आय। और अगर मान लीजिए कि किसी राज्य में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही हो तो एक अच्छा संकेत है कि राज्य में ग्रोथ हो रही है, लोगों के जीवन में उत्थान हो रहा है। तो ये हमारा पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट है। तो आइए देखते हैं कि पिछले साल पर कैपिटा इनकम का स्टेटस क्या रहा। अब ये याद रखिएगा कि जीडीपी से संबंधित कोई भी कैलकुलेशन होगी तो हमेशा दो मूल्यों पे होगी, वर्तमान मूल्य पे भी करेंगे और कांस्टेंट प्राइस या स्थिर मूल्य पे भी करेंगे। और ये हमें पता है कि इन्फ्लेटरी कंट्रीज़ में जहाँ पे मुद्रास्फीति होती है वहाँ पे हमेशा स्थिर मूल्य पे वैल्यूज़ कम आएंगी और वर्तमान मूल्य पे ज़्यादा आएंगी, क्योंकि वर्तमान मूल्य में महंगाई जुड़ी हुई है। तो पिछले साल अगर हम वर्तमान मूल्य के आधार पर देखें तो हमारे राज्य में, राजस्थान में, प्रति व्यक्ति आय थी 1,09,386 रुपये, 1,09,386 रुपीज़। और स्थिर मूल्य पे देखें तो कितनी थी, 72,297 रुपये। अब इनमें भी अगर हम देखें कि ये पिछले साल की कंपैरिजन में बढ़ी थी या घटी थी, पिछले साल कुछ भी बढ़ा नहीं था। कोविड की वजह से लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियां बंद थी, इसलिए हर चीज़ में गिरावट आई है, कमी आई है। तो हमारी प्रति व्यक्ति आय भी तुलनात्मक रूप से घटी। कितनी घटी? अगर स्थिर मूल्य के आधार पे देखें तो इसमें -7.77% की गिरावट आई और वर्तमान मूल्य के आधार पे देखें तो -5.29% की गिरावट इसमें देखने को हमें मिली। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है जिसका नाम है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन, सकल राज्य मूल्य संवर्धन। ये सकल राज्य मूल्य संवर्धन क्या है ये भी हमें सीखना पड़ेगा। तो आइए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि सकल राज्य मूल्य संवर्धन आखिर होता क्या है। तो सकल राज्य मूल्य संवर्धन से पहले मैं आपको एक वैल्यू बताता हूँ जिसका नाम है वैल्यू एडिशन या मूल्य संवर्धन। अगर हमें मूल्य संवर्धन समझ में आ जाता है तो हम सकल राज्य मूल्य संवर्धन भी आराम से समझ लेंगे। देखिए, एग्जाम्पल के लिए, बेहद सिंपल मैं एग्जाम्पल लूँगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग मान लेते हैं कि एक कारपेंटर है और वो कारपेंटर सबसे पहले कहीं से लकड़ी के बोर्ड खरीद के लाया और वो जो लकड़ी खरीद के लाया वो आई 10,000 रुपये की। 10,000 रुपये की लकड़ी लाने के बाद अब कारपेंटर ने उस पर काम करना शुरू किया और काम शुरू करके जो उसने फर्नीचर बना के तैयार किया वो फर्नीचर बना के उसने बाज़ार में बेचा तो उसको मिले 25,000 रुपये। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, कारपेंटर ने वस्तु कितने की निर्मित कर दी, 25,000 रुपये की। अगर मैं कारपेंटर से पूछूं कि भाई साहब आपका उत्पादन कितना है तो वो बताएंगे कि मेरा उत्पादन 25,000 रुपये का है, उसकी बाज़ार वैल्यू 25,000 है। लेकिन मैं अगर उनसे ये पूछूं क्या ये 25,000 की वैल्यू का निर्माण आपने किया, क्या किसी चीज़ को 25,000 का आपने बनाया, तो कहेगा नहीं। इस 25 में से 10,000 की लकड़ी तो मैं पहले से खरीद के लाया था जिसमें मेरा कोई योगदान नहीं था। बोर्ड था, प्लाई थी या जो भी सामान था वो तो मैं बना बनाया लाया था। मैंने उसके अंदर जो काम किया उसकी वैल्यू कितनी है, 15,000। मतलब 10,000 की लकड़ी खरीद के मैंने उसके अंदर 15,000 की वैल्यू जोड़ी, 15,000 का मूल्य संवर्धित किया। ये जो 15,000 रुपये है ये मूल्य संवर्धन या वैल्यू एडिशन कहलाता है। बेहद आसान तरीका है इसका। मूल्य संवर्धन कैसे ज्ञात करते हैं, जो वैल्यू बन के बाहर आई इस वैल्यू को हम लोग अंग्रेज़ी में हमेशा बोलते हैं आउटपुट। आप इंग्लिश में बोलना चाहें तो इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं निर्गम। तो सबसे पहले हम आउटपुट या निर्गम ले लेते हैं। जो चीज़ें आपने खरीदी हैं इनको हम लोग नाम देते हैं इनपुट या इनको हम लोग बोल देते हैं आगम। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि वैल्यू एडिशन कितना हुआ तो निर्गम में से आगम को घटा लीजिए, आउटपुट में से इनपुट को घटा दीजिए। 25,000 में से 10,000 को घटाइए तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 15,000। 15,000 आपका मूल्य संवर्धन कहलाएगा। और एग्जाम्पल देखें, मान लीजिए कि एक कार कंपनी ने 1,00,000 रुपये का इंजन खरीदा और उस इंजन से उन्होंने 5,00,000 की कार बना के बेची। तो उनका उत्पादन जब हम पूछेंगे तो उत्पादन कहलाएगा 5,00,000 रुपये का। लेकिन अगर हम उनसे पूछें कि आपका मूल्य संवर्धन या वैल्यू एडिशन कितना है तो वैल्यू एडिशन अगर देखा जाए तो 5 में से 1,00,000 को घटाना पड़ेगा और वैल्यू एडिशन उनका बनेगा मात्र 4,00,000 रुपये का। तो इसको हम लोग मूल्य संवर्धन या वैल्यू एडिशन कहते हैं। हम जीडीपी की कैलकुलेशन जब करते हैं
या स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करते हैं तो उत्पादन के आधार पे होता है। हमें ये देखना है कि राज्य में उत्पादन कितना हुआ। यहाँ पे मेरे इसी एग्जांपल में मान लीजिए कि मैं राज्य का उत्पादन जोड़ता हूँ, तो मैंने राज्य का उत्पादन जोड़ा कि राज्य में कार का उत्पादन हुआ 5 लाख का, राज्य में इंजन का उत्पादन हुआ 1 लाख का, तो कुल उत्पादन कितना हो गया 6 लाख। ये 6 लाख लेने से गलत वैल्यू आएगी, क्यों? क्योंकि इसमें इंजन की वैल्यू 2 बार जुड़ गई, एक बार इंजन के रूप में और एक बार कार के साथ में। ये डुप्लीकेशन ना हो इसलिए जीडीपी की कैलकुलेशन हम उत्पादन के आधार पे ना करके मूल्य संवर्धन के आधार पे करते हैं। मूल्य संवर्धन कैसे निकलेगा? 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 लाख आ गया। तो यहाँ पे कार का मूल्य संवर्धन 4 लाख, इंजन का मूल्य संवर्धन 1 लाख और राज्य का कुल उत्पादन कितना कहलाएगा? 5 लाख रुपए, 6 लाख नहीं होगा। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होता है? ऐसा करने से एक ही आइटम के 2 बार गणना होने से हम बच जाते हैं। ड्यूअल कैलकुलेशन या दोहरी गणना नहीं हो पाती। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है मूल्य संवर्धन का। अब हमारे राज्य में जब जीडीपी निकलेगी तो कैसे निकलेगी? सबसे पहले हम देखेंगे मूल्य संवर्धन लेंगे, उस मूल्य संवर्धन का बाजार मूल्य निकालेंगे तो जीएसडीपी या स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है। पिछले वर्ष हमारा मूल्य संवर्धन का क्या स्टेटस रहा, आइए उसको हम लोग चेक करते हैं। पिछले वर्ष का अगर आंकड़ा देखें तो यहाँ भी वैल्यू वही आएगी, एक करंट प्राइस और एक कॉन्स्टेंट प्राइस, स्थिर मूल्य और वर्तमान मूल्य। अगर हम लोग वर्तमान मूल्य के आधार पर गणनाएं देखें तो पिछले साल सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर कौन सा रहा? सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर ने, मान लीजिए आपके पूरे राज्य का जो वैल्यू एडिशन था वो 100 रुपये था, तो 100 में से सेवा क्षेत्र ने कितना योगदान दिया? 45.43% का। सेवा के बाद दूसरे नंबर पे कौन आया? कृषि 29.77 और उद्योग हैं हमारे उससे पिछड़े हुए 24.80। जबकि भारत देश का पूरा देखें तो ऐसा नहीं है। हमारे देश में सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो सेवा है, सेवा के बाद उद्योग होते हैं और उद्योग के बाद में कृषि का नंबर आता है। लेकिन राजस्थान में सेवा के बाद दूसरे नंबर पे कृषि और उद्योग तीसरे नंबर पे आते हैं। इसी तरह से स्थिर मूल्य पे देखें तो वैल्यूज़ में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अब काम की बात यह है कि पिछले साल कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से लगभग हर सेक्टर में डाउनफॉल देखने को मिला। हर सेक्टर में परफॉर्मेंस जो है माइनस में गई और वो यहाँ से दिखता है कि सेवा क्षेत्र में -7% की गिरावट आई, उद्योग क्षेत्र में -8% की गिरावट आई। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखें, एक सेक्टर जो है वो पॉजिटिव है और वो कौन सा है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में पिछले साल 6.52% की पॉजिटिव ग्रोथ हुई। तो पिछले साल सिर्फ एग्रीकल्चर पॉजिटिव रहा, उद्योग और सेवा हमारे दोनों नकारात्मक गए। अब एक बार मैं यहीं पे रुक जाऊंगा और यहाँ पे रुक के एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इन आंकड़ों का क्या करना है। देखो, कहने को तो हर व्यक्ति आपको यही कहेगा कि आंकड़े याद करने, आंकड़े याद करने, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल हो जाएं और प्रैक्टिकली बात करें तो ये मान लीजिए कि जितना मैंने अभी आपको बताया है, यहाँ तक कम से कम 70-80 डाटा थे, 70-80 आंकड़े थे। उन 70-80 में से मैंने छांट के 5-7 निकाले। ये 5-7 आपको याद कर लेने चाहिए। हो सकता है एग्ज़ाम में ना आए, लेकिन फिर भी ये जानकारी हमें होनी चाहिए। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है कि किस टाइम वो कौन सी चीज़ पूछ बैठे। अगर मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊं, होपफुली मैं अगली क्लास में आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा अभी। अगर मैं क्वेश्चंस दिखाऊं तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। पिछले 2-3 साल में लगातार 14-14, 15-15 सवाल इकोनॉमी से पूछे गए हैं। लेकिन 2013 का पेपर देखते हैं तो उसमें सर्वे से मात्र 2-4 सवाल पूछे, बाकी जनरल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ही पूछ डाले। तो वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। अगर एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चन सर्वे पे पूछने में आया तो उस केस में डाटा की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। लेकिन आप थोड़े से समझदार हो जाएं, सेलेक्टिव हो जाएं और कल की क्लास में या अगली क्लास में मैं जब आपको पेपर का लेवल दिखाऊंगा तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि सारे आंकड़े याद करने की ज़रूरत नहीं होती। और इसीलिए मैंने ये काट छाट करके सिर्फ काम की बात निकाली है। कोशिश कीजिए कि ये याद हो जाए, बेहद आसान है, याद हो जाएगा। सबसे पहले हमारी जीडीपी का या हमारे राज्य का अनुमानित अर्थव्यवस्था का आकार कितना है? 9.58 लाख करोड़। पिछले साल ये बढ़ा या घटा? पिछले साल इसमें गिरावट आई, संकुचन हुआ और वो कितना हुआ? -6.61% का। देश की अर्थव्यवस्था के आकार से राजस्थान की अर्थव्यवस्था के आकार को कंपेयर करें तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था की मात्र 4.92% है। और जब हम स्टेट की अर्थव्यवस्था का आकार निकालते हैं तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है? जीडीपी के आधार पे। स्टेट में जीडीपी को जीएसडीपी बोलते हैं, पूरा नाम होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का आधार वर्ष क्या है? 2011-12। पिछले साल ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कितना हुआ? मैंने आपको बताया कि अगर आपको 2,71,000 करोड़ याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो याद कर लो कि पिछले साल जीएसडीपी का 27% जो इन्वेस्टमेंट में गया और वो पॉजिटिव था, उसमें 2% का निवेश ज़्यादा हुआ। उसके बाद
फिर मैंने आपको याद करने को कहा कि जीएसडीपी का आंकड़े आपको याद करने पड़ेंगे और वो बेहद आसान है, बेहद आसान। कैसे? या तो करंट प्राइस वाला याद कर लो, कांस्टेंट प्राइस का याद ना भी करो तो चल जाएगा। इन जनरल ऐसी फिगर पूछी ही नहीं गई है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस है कि पूछा गया कि पिछले साल जीएसडीपी कितनी है वो बताओ, लेकिन प्रतिशत वगैरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो फिर भी हम याद कर लेते हैं। पिछले साल जीएसडीपी बाजार मूल्य पे अभी हमने याद की थी कितनी थी, 9.58 लाख करोड़, और स्थिर मूल्य पे कितनी थी, 6.43 लाख करोड़, और संकुचन कितना हुआ था, -6.6%। उसके बाद मैंने आपको बताया एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलती है? पूरे राज्य की आय जिसको हम जीएसडीपी बोलते हैं, उसको अगर राज्य की जनसंख्या से भाग दे दिया जाए तो वो राज्य की पर कैपिटा इनकम निकल आएगी। हमारे यहाँ पे अगर हम वर्तमान मूल्यों पे पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वो है 1,09,386 रुपये, और अगर इसको स्थिर मूल्य पे निकालें तो 72,297 रुपये। यहाँ भी हमें गिरावट देखने को मिली, -5.29% और 7.77% की। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि राज्य का जो सकल मूल्य संवर्धन है उसमें अलग अलग क्षेत्रों का योगदान क्या है। 3 क्षेत्र हमारे पास मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में होते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा। भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र सेवा है और सबसे छोटा क्षेत्र कृषि है। राजस्थान में ऐसा नहीं है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा? सेवा क्षेत्र, उसके बाद में कृषि, उसके बाद में उद्योग। हमने ये पढ़ा कि पिछले साल सभी क्षेत्रों के अंदर नेगेटिव ग्रोथ हुई, सब माइनस में गए। सिर्फ एक सेक्टर ऐसा था जो पॉजिटिव रहा और उसका नाम है कृषि। तो ये हमें याद कर लेना है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक। तो थोक मूल्य सूचकांक पढ़ने से पहले इसके बारे में मैं आपको हल्का सा समझा देता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मैं जब सर्वे पढ़ा रहा हूँ तो सर्वे पढ़ाते टाइम मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट सबने सीखे होंगे। अगर आपको इकोनॉमी के बेसिक बातें नहीं पता तो सर्वे समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। इकोनॉमी पढ़ते टाइम आपने एक शब्द पढ़ा होगा, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन किसी भी राज्य में हो अगर या किसी देश में हो तो उसको नापने के लिए, उसके मेजरमेंट के लिए हम लोग कुछ टूल्स काम में लेते हैं और उनको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स। इन्फ्लेशन इंडेक्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि सीपीआई, जैसे कि डब्ल्यूपीआई, जैसे कि पीपीआई, जैसे कि एचपीआई, जैसे कि रेजिडेक्स, बहुत सारे हैं। उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जिसका नाम है डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है? देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव है महंगाई को नापना, तो हम ये देखना चाहते हैं कि पिछले समय की तुलना में इस समय महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई। महंगाई कैसे नापेंगे? महंगाई नापने के लिए किसी भी वस्तु के पुराने मूल्य को नए मूल्य से कंपेयर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ढूंढना चाहते हैं कि आपकी बुक कितनी महंगी हो गई, तो आप यही करेंगे कि ये किताब पिछले साल कितने रुपए की आती थी, यही किताब इस साल कितने रुपए की आती है। दोनों मूल्यों को कंपेयर कीजिए, दोनों की तुलना करेंगे तो महंगाई पता लग जाएगी। जैसे पिछले साल 100 रुपये की बुक थी, अभी 140 की है, तो 40 रुपये की महंगाई आ गई। इसी 40 रुपये को अगर हम परसेंटेज की टर्म्स में निकाल दें, प्रतिशत की टर्म में निकाल दें, तो वही कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन इंडेक्स का काम कर जाता है। अब हमारे पास अलग अलग टाइप के बाज़ार हैं। एक बाज़ार होता है जिसका नाम है थोक बाज़ार, होलसेल मार्केट, जहाँ पे व्यापारी लोग सामान खरीदने बेचने जाते हैं, आम ग्राहक नहीं जाता, और वहाँ पे एक वस्तु, दो वस्तु ऐसे नहीं बेची जाती, भारी मात्रा में वस्तुएं बेची जाती हैं, एक साथ 1 बोरी, 2 बोरी, 50 बोरी। दूसरा बाज़ार है जिसका नाम होता है खुदरा बाज़ार या उपभोक्ता बाज़ार या रिटेल मार्केट या कंज्यूमर मार्केट। उस बाज़ार में उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने जाता है, छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीदता है, 1 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, 5 किलो सब्जी, ऐसे खरीदता है। जो थोक बाज़ार है, जहाँ पे बड़ी मात्रा में डील होती हैं, उसके जो मूल्यों में परिवर्तन आया, उसके हिसाब से महंगाई की गणना की जाए तो वो हमारे लिए कहलाता है थोक मूल्य सूचकांक या होलसेल प्राइस इंडेक्स या डब्ल्यूपीआई। और यही महंगाई की गणना अगर कंज्यूमर प्राइस के हिसाब से की जाए, उपभोक्ता बाज़ारों के हिसाब से की जाए, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूपीआई के बारे में। तो आइए डब्ल्यूपीआई के बारे में देखते हैं। देखिए, बड़ी सिंपल सिंपल बातें मैंने लिखी हैं और इनको आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले डब्ल्यूपीआई है क्या? तो WPI इज़ एन इंडेक्स टू मेजर इन्फ्लेशन। ये मुद्रास्फीति मापने का एक सूचकांक है। कैसे इसमें मुद्रास्फीति का पता लगाते हैं? मैंने आपको बताया कि महंगाई नापने का कोई तरीका और हो ही नहीं सकता। एक ही तरीका है, वस्तु का पुराना मूल्य और नया मूल्य ले लो, दोनों में तुलना कर लो, मूल्य में जो अंतर आया वही तो महंगाई है। अब हमारे देश में अगर पूरे देश की महंगाई नापनी हो या पूरे राज्य की महंगाई नापनी हो तो राज्य में एक वस्तु नहीं होती, बहुत सारी वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं। तो हम हज़ारों वस्तुओं में से सबका पुराना मूल्य लेंगे, सबका नया मूल्य लेंगे, तुलना करेंगे, तब महंगाई निकलेगी।
हम ऐसा करते नहीं हैं। जितनी वस्तुएं बाज़ार में अवेलेबल हैं, हम उनमें से कुछ वस्तुएं छांट लेते हैं, महत्वपूर्ण वस्तुएं छांट लेते हैं। जो वस्तुएं छांट के हम एक जगह इकट्ठे करते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं वस्तुओं की टोकरी, या उसको हम बोलते हैं बास्केट ऑफ गुड्स। हम महंगाई सिर्फ बास्केट ऑफ गुड्स में शामिल वस्तुओं की ही देखते हैं। इसको आप यूँ समझिए कि आप डी मार्ट में या किसी भी शॉप में सामान लेने के लिए गए, वहाँ पे पूरा डी मार्ट भरा पड़ा है सामान का। आपको इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन सी चीज़ महंगी हुई, कौन सी नहीं? आपको सिर्फ उसी चीज़ की महंगाई से मतलब है जो आपने चुन के अपनी टोकरी में डाली है। तो जो चुनिंदा चीज़ें आपकी टोकरी में हैं, अगर वो महंगी होती हैं तो आपको फ़र्क पड़ता है। तो ठीक वैसे ही बाज़ार की सभी वस्तुओं की महंगाई नहीं नापी जाती, सिर्फ चुनिंदा वस्तुओं की नापी जाती है, और चुनिंदा वस्तुएं कहलाती हैं हमारे लिए बास्केट ऑफ गुड्स। फिलहाल WPI की बास्केट ऑफ गुड्स में कितनी वस्तुएं शामिल हैं? 154। आपको याद कर लेना चाहिए। 3 तरह की वस्तुएं हम यहाँ पे शामिल करते हैं। एक प्रकार की वस्तु होती हैं जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी गुड्स, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक वस्तु। दूसरे टाइप की वस्तुएं हम यहाँ पे शामिल करते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्यूल या ईंधन। और एक हम उसमें शामिल करते हैं विनिर्मित वस्तुएं, जैसे कि जो टीवी, फ्रिज, AC होता है, ये सब। टोटल 154 है। 154 में सबसे ज़्यादा 75 जो है वो प्राथमिक वस्तुएं। प्राथमिक वस्तुओं में खाद्य पदार्थ, अनाज, ये सब आ जाता है। 10 ईंधन वस्तुएं इसमें हैं, और 69 इसमें उत्पादित वस्तुएं या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं। इनका सबका भारांश अलग अलग है। प्राथमिक वस्तुओं को इंपॉर्टेंस मिलती है 33%, ईंधन को मिलती है 16%, और वहीं पे निर्मित वस्तुओं को मिलती है लगभग 50%। ये वेटेज अगर याद रहे तो ठीक है। ये याद कर लो कि कुल मिला के 154 वस्तुएं हैं, जिसमें से 75 वस्तुएं प्राइमरी हैं, 10 फ्यूल हैं, और 154 में से 85 घटाओगे तो जो भी बचेगा 69, वो मैन्युफैक्चर्ड वस्तुएं हैं। जिस तरह से हमने GSDP का बेस ईयर याद किया था, वैसे ही WPI का बेस ईयर भी याद करना पड़ेगा आपको। WPI का बेस ईयर कितना है? 1999 2000। तो WPI का बेस ईयर 99 2000 है। याद कर लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। ये एक कंसिस्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा गया है। पिछले RS के जितने भी पेपर हुए हैं, इवन SI का लास्ट पेपर है, हर पेपर में हमेशा पूछा जाता है। और इससे आसान सवाल कुछ नहीं होता कि WPI का बेस ईयर कौन सा है। जब आपको लोग सर्वे रटाते हैं तो सर्वे बताते हैं 2011 के अंदर WPI इतना था, 2018 में इतना था। कोई ज़रूरत नहीं है। आपका एग्जामिनर तो आपसे इतना पूछ के खुश है कि WPI का बेस ईयर क्या है, वो पूछता ही नहीं कि बाकी क्या हुआ। और फिर ये महंगाई के आंकड़े और ये सब चीज़ें होती हैं ना, इनकी फिगर याद करना ज़रूरी नहीं होता। इवन अगर आप RBI के गवर्नर को, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हेड है, उनसे भी पूछेंगे ना कि 3 महीने पहले महंगाई कितनी थी, तो उनको भी याद नहीं होगा कि CPI के आंकड़े कितने रहे हैं। तो प्रैक्टिकली ये चीज़ फ्लक्चुएटिंग है, बार बार बदलती है। इसके आंकड़े याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। इंपॉर्टेंट बेसिक बातें याद कर लो कि 154 वस्तुएं हैं, प्राथमिक वस्तुएं 75 हैं, 10 ईंधन है, 69 निर्मित वस्तुएं हैं, और एक याद कर लो कि इसका आधार वर्ष कौन सा है? 1999 और 2000। अगर हम ये फिर भी देखें कि पिछले साल WPI की फिगर कितनी रही, तो वो रही 330.86, जो प्लस 6.5% है, और इंडिया में पॉजिटिव रहा 0.44। याद रहे तो करो, नहीं तो इस फिगर की ज़रूरत हमें एज सच नहीं है। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे, जब महंगाई नापी जाती है तो कहाँ से महंगाई के आंकड़े लेंगे? बाज़ार तो बहुत सारे हैं, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग महंगाई के केंद्र बने हुए हैं। हमारे यहाँ पे 3 केंद्र हैं, जयपुर, भीलवाड़ा, और एक यहाँ पे हुआ करता था अजमेर। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गवर्नमेंट ने अजमेर को हटा के उसकी जगह अलवर को शामिल कर लिया। तो अब 3 केंद्र कौन से हैं? जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा। उसमें आपको ये याद करना पड़ेगा कि अलवर था नहीं, अजमेर को धकेल के, और अभी अभी अलवर इसमें शामिल हुआ है। तो ये तो बात हो गई हमारी WPI की। जिस तरह से WPI एक सूचकांक है, उसी तरह से एक और सूचकांक है जिसका नाम है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्यों पे या खुदरा बाजार में, रिटेल मार्केट में वस्तुएं जिस कीमत पे बिकती है, उसके आधार पे निकाला जाता है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको देख लीजिए ज़रा। सबसे पहली बात तो ये है कि CPI हमारे देश में 4 प्रकार का निकाला जाता है, 1, 2, 3 एंड 4। इन 4 में से जो पहले 3 हैं, ये वाले, इन 3 की गणना करता है हमारा लेबर ब्यूरो या श्रम ब्यूरो। और ये श्रम ब्यूरो कहाँ पे है? शिमला में स्थित है। वो पहले 3 की गणना करता है। जो चौथा है रूरल एंड अर्बन, रूरल एंड अर्बन को हिंदी में हम बोलेंगे CPI, ग्रामीण और शहरी। ये CPI की गणना कौन करता है? NSO। इसका पैटर्न क्या है? सबसे पहले ग्रामीण CPI निकलता है, फिर शहरी CPI निकलता है, फिर दोनों को कंबाइंड करके कंबाइंड CPI निकलता है। तो वो उसकी गणना कौन कर रहा है? NSO। NSO जब आप पढ़ते हैं तो ये आपको पता ही है कि पहले 2 ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे, एक का नाम था CSO, एक का नाम था NSSO। सरकार ने दोनों को मर्ज किया
और दोनों को मर्ज करके एक नया संगठन बना दिया जिसको हम एनएसओ के नाम से जानते हैं। तो पहले 3 कौन गणना करता है? लेबर ब्यूरो शिमला। लास्ट वाला कौन करता है? एनएसओ। जो लास्ट वाला है वो आज का है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसका आधार वर्ष कौन सा है? 2016 याद करना पड़ेगा। उसका आधार वर्ष कौन सा है? 2016। और इससे पहले वाले जो 3 हैं उसमें से औद्योगिक श्रम के लिए आधार वर्ष होता है 2001, एग्रीकल्चर लेबर और ग्रामीण लेबर उसके लिए आधार वर्ष क्या रहेगा? उसके लिए हम आधार वर्ष रखते हैं, वो रखते हैं 86, 87। तो उसके लिए हमारे पास आधार वर्ष जो रहता है वो रहता है 86, 87। चलो ये बात हमें पता चली। हम लोग बात करने वाले हैं कृषि और संबंधित क्षेत्रों की। तो कृषि और संबंधित क्षेत्रों के बारे में हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए, जो जो आंकड़े मैंने आपको बताए उनको याद कीजिए। आंकड़े आने वाले समय में अब हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, अब हम लोग धीरे धीरे जब सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट की स्कीम्स ज़्यादा हो जाएंगी। तो इन आंकड़ों को जितना मैंने बताया उनको याद कर लीजिए। स्कीम्स को हम बहुत जल्दी अच्छी स्पीड से बहुत समराइज वे में करेंगे सो दैट हमारे एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन हो जाएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए। आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से, आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आएँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए और हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद कीजिए। जल्दी ही हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। तब तक आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।